हाँ जी, फाइनली एग्जामिनेशन डेट आप सभी के सामने आ गई है। 10 अप्रैल को यानी कि 10 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस का। काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना कि डेट पता चल जाए तो उसके बाद में हम एकदम एग्जामिनेशन के लिए मचा देंगे। तो देख लो, अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं आपके पास में, और अभी सिर्फ डेट आई है आपके पास, रिजल्ट तो अभी भी नहीं आया। और यकीन मानो मेरा रिजल्ट आते आते सिर्फ और सिर्फ आपके पास में मैक्सिमम 10 दिन का समय आपको देखने को मिलेगा। और ये चीजें जो है ना वो हिस्ट्री में हो चुकी है, और एसबीआई हमेशा आपको 10 दिन पहले रिजल्ट देगा। तो अब समझ आएगा उन कैंडिडेट्स को कि हाँ यार, प्री एग्जामिनेशन के साथ साथ ही मेंस की तैयारी हमें करनी चाहिए थी। बट खैर, अब हम आ जाते हैं, मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 10 अप्रैल को। तो कैसे आप 30+ स्कोर कर सकते हो? 30+ स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, आप सभी 30+ स्कोर कर सकते हो। आपने तैयारी की है, आपको सारी चीजों की नॉलेज है, अवेयरनेस है अगर आपके पास में, तो बस एक बेटर अप्रोच की जरूरत है आपको। 30+ जाने के लिए ना एक अच्छी अप्रोच की जरूरत होती है, एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत होती है। किस तरीके का माइंडसेट आपको लेके चलना है, एक क्लैरिटी, एक पाथ आपके पास में होना चाहिए, एक रोड मैप आपके पास में होना चाहिए जिसे आपको फॉलो करना है 30+ स्कोर के लिए। तो कंप्लीट शुरू से लेकर के लास्ट तक सेशन को देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊं और एक बेटर अप्रोच आप सभी को दे पाऊं, जिससे आप मेंस एग्जामिनेशन में मैक्सिमाइज कर पाओ अपना स्कोर। और जो स्कोर आप सोच रहे हो, जितना आपको, देखो हर एक इंसान को ना अपना पोटेंशियल पता होता है। तो अगर आप एक नंबर हिट करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे लगता है कि एक बेटर अप्रोच के साथ में ना वो नंबर हिट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना क्या क्या मिल सकता है वहां पे। 30+ आपको स्कोर करना है तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है। देखो, 3 पार्ट होते हैं आपके क्वांट सेक्शन के। पहला जो पार्ट होता है वो वन लाइनर्स वाला पार्ट होता है, जिसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन में कभी कभार इक्का दुक्का अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है। आपका किस्मत अच्छी है, नसीब अच्छा है, तो शायद आपको 2 से 3 अप्रोक्सीमेशन मिल जाए वहां पे, जो फ्री के नंबर मिल सकते हैं आपको। सेकंड चीज होता है नंबर सीरीज। अब ये नंबर सीरीज भी बहुत मुश्किल नहीं आता है। नंबर सीरीज में ना नया पैटर्न एग्जामिनर ने यूज करना शुरू कर दिया है। बस कैसा पैटर्न होगा, क्या कुछ होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट आपका होता है। ये 3 पार्ट आपके पास में होते हैं, जहां से तकरीबन 2 से 3 सवाल यहां मिलेंगे, तकरीबन 3 से 4 सवाल यहां से आ सकते हैं, और तकरीबन 3 से 4 सवाल ही आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल आपका 8 से 10 नंबर का सेट आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे आपको वन लाइनर्स में स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेशन आता है फिर तो कर ही देना है ना उसमें। तो उसमें तो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप सभी का होना चाहिए और एकदम सही सही होना चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप फंसेंगे पता है यहाँ पे, थोड़े बहुत स्टूडेंट जो है वो यहाँ फंसते हैं। अब पता है एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी अभी बोला एक माइंडसेट की बात मैंने आपके साथ में की थी ना। अब माइंडसेट की बात मैंने इसलिए की क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ना एग्जामिनेशन देने जा रहे होते हैं एसबीआई क्लर्क का, है ना। एसबीआई क्लर्क का हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, और हम ना इन एग्जामिनेशंस को कई बार कंपेयर कर लेते हैं पीओ एग्जामिनेशंस के साथ में। आरआरबी पीओ से कंपेयर कर लिया, एसबीआई पीओ से कंपेयर कर लिया, आईबीपीएस पीओ से कंपेयर कर लिया। अब ये जो कंपैरिजन है ये होगा हमेशा और हमेशा होगा, क्योंकि क्वांट सेक्शन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हमेशा बनता है, टीचर्स भी डराते हैं अब, है ना। यहाँ आपको डराया नहीं जाता। खैर, तो क्या कुछ करना है आपको, इस एग्जामिनेशन को समझना पड़ेगा, पहले इसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। और इसके बिहेवियर को समझने के लिए ना लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर करना बहुत जरूरी है भाई। पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, कौन से, मेंस वाले, वो आपको समझने बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? पैटर्न समझना जरूरी है, साल दर साल कैसे पैटर्न जो है चेंज हुआ है क्वांट सेक्शन में। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसा क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है। देखो, ये वाला हिस्सा मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले करना है ना, सबसे पहले आपको ये हिस्सा जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें अप्रोक्सीमेशन आता है, ऑल गुड। नंबर सीरीज ना, नंबर सीरीज ये आपके माइंडसेट का गेम अब, क्योंकि नंबर सीरीज आपको कैलकुलेटिव मिलेगा, है ना। आपको कैलकुलेटिव मिलेगा, आपको कंडीशन के ऊपर बेस्ड मिलेगा। और वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड जो नंबर सीरीज होते हैं ना, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो आपका समय किल करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको ना 3 नंबर सीरीज दी जाती हैं। उन तीनों नंबर सीरीज में कहा जाता है कि पहले वाले का रॉन्ग नंबर पी है, दूसरे वाले का क्यू है और तीसरे वाले का आर है। और इनसे रिलेट करते हुए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करवा भी दिया इस साल के लिए। अब एक नंबर सीरीज सॉल्व करना हो उसकी बजाय 3 नंबर सीरीज आपको सॉल्व करने हैं, फिर उनको कंपेयर भी करना है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। ये बहुत मुश्किल नंबर सीरीज नहीं मिलती है यहाँ पे, कोई मेंस एग्जाम के लिए नए पैटर्न नहीं मिलते हैं, अलग पैटर्न नहीं मिलते। तो ये इस तरीके से आपको ना डराया जाता है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ये माइंडसेट एकदम क्लियर करके रखो कि नंबर सीरीज थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। पहले से मैं प्रिपेयर हूं नंबर सीरीज करने के लिए। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट होंगे। तो नए टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको पूरा का पूरा पैटर्न मैंने समझा दिया है, सवालों के साथ में समझा दिया है कि किस तरीके के
आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपने मॉक टेस्ट में भी देखे होंगे नए पैटर्न के, तो बस वो टाइप आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से आपका स्कोर हो जाना चाहिए, मतलब इतने परेशान नहीं करने चाहिए टॉपिक। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में प्लान कर रहे हो 30+ का और आपको पता है कि आप में पोटेंशियल है 30+ करने का, तो ये आपके लिए हर्डल का काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो इनके लिए मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ यूट्यूब क्लासेस हैं, वो उन क्लासेस की मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन यूट्यूब क्लासेस को कर लो, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी भी आपके पास में स्टिल 15 डेज हैं, तो उन 15 डेज का यूटिलाइजेशन थोड़ा ठीक ठाक तरीके से करो भाई, है ना। आपका टेस्ट होने वाला है, असली टेस्ट होने वाला है आपका। तो यहाँ पे कुछ यूट्यूब्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक कर लेना, उसमें आपको नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेशंस मिल जाएंगे, जिसमें काफी वैरायटी है क्वेश्चंस की, और लगभग यही लेवल आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे उसका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वाईटी क्लासेस में ही मैंने करवाया हुआ है, इसी साल मैंने करवाया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। क्लैरिटी हो जाएगी लेवल को लेकर के, और क्लैरिटी हो जाएगी पैटर्न को लेकर के। कंपेयर मत कीजिएगा पीओ के साथ में, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये वाला हिस्सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डुएबल है, यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट जो चीज है उसको समझो। अगर देखो आप एक नंबर लेके अपने दिमाग में चल रहे हो कि आपको 30+ करना है, ये नंबर आपके दिमाग में है ना, तो एक बात मेरी मान लो अब, कि अगर आप 30+ जाना चाहते हो ना, तो आपका डीआई बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए भाई, इसके बिना आप 30+ भूल जाओ फिर। और डीआईज में आपके पास में तकरीबन 4 सेट्स मिनिमम आपको मिलते, कई बार छोटे होता है कोई एक आधा सेट, तो 5 क्वेश्चंस तक भी मिल जाते हैं, मतलब 4 से 5 सेट आपको यहाँ पे डीआईज के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लगता है कि सारे के सारे सेट जो है ना वो सेम लेवल पे होते हैं, सारे के सारे सेट सेम लेवल पे होते हैं, सेम लेवल की उनमें कोडिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ना 5 क्वेश्चन मान लीजिए एग्जामिनर ने दिए, तो एक की जो कोडिंग होगी ना वो सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है एक। आप चाहे एक एसबीआई क्लर्क में बैठो, उसकी कोडिंग बहुत तगड़ी होगी। एक होता है डिसेंट लेवल का, एक होता है डिसेंट लेवल की कोडिंग, एक होता है नॉर्मल लेवल का कोडिंग, और एक होता है मतलब जिसमें 2 ही क्वेश्चंस आते हैं ना। कई बार ऐसे डीआईज आपने देखे होंगे जिसमें 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, एक बिल्कुल मतलब बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इस डीआई को देखते हैं, इस डीआई को देखते हैं, और इस डीआई को देखने के बाद में ना उनका मोराल एकदम से गिर जाता है, और इस लेवल पे उनका मोराल गिरता है कि वो डिसेंट लेवल नॉर्मल लेवल भी ना उनको बहुत टफ लगना शुरू हो जाता है। और अगर आपको 30+ करना है तो आपको डीआई में स्कोर करना होगा, सीधी सी बात है भाई, इसके बिना 30+ आप नहीं जा सकते हो। आपको 3 सेट, 2 से 3 सेट आपको निकालने पड़ेंगे डीआई के। अगर आपके 5 सेट आते हैं ना एग्जामिनेशन में, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 6-7 सालों के सारे पेपर्स देखे मैंने मेंस के भी, इवन आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ सब कुछ आप उठा के देख लेना। जब भी आपको 4 से ज्यादा सेट मिलते हैं ना, तो एक बेसिक लेवल का सेट जरूर से जरूर मिलता है। इधर ये केसलेट डीआई भी हो सकता है, या फिर ये ग्राफ बेस्ड भी हो सकता है ना। केसलेट डीआई एग्जामिनर कई बार आपको ना ट्रिक करने के लिए डाल देते हैं कि केसलेट डीआई देखते हैं ना बच्चा छोड़ देता है, तो उसको 2 नंबर यहाँ पे फ्री के नहीं मिलने चाहिए, तो वो छोटा केसलेट डीआई होता है, लेकिन कई बार केसलेट डीआई देख के हम लोग छोड़ देते हैं। कई बार ग्राफ में भी ऐसा ही होता है कि छोटा सा सवाल दे दिया जाता है, 2 ही सवाल थे सर उसके। तो अगर ऐसा सवाल मिलता है जिसके 2 ही क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी मत छोड़िए, गलती से भी मत छोड़ दीजिएगा उस सवाल को, क्योंकि वो सवाल हेल्प करने के लिए आया आपकी। और वो सवाल को ना छुपा के रखेंगे एग्जामिनर, कि बीच में कहीं डाल देंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, बीच में कहीं एक डीआई डाल देंगे, सबको लगेगा ये भी डिफिकल्ट है। ऐसा रहता है, मैंने काफी मेंस में एग्जामिनेशंस का एक्सपीरियंस शेयर किया ना आपके साथ में, ऐसा आपको हमेशा मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो सुपर डिफिकल्ट डीआई है ना, इसको आप अवॉइड करो। सुपर डिफिकल्ट मतलब आपको रीड करके ना फील आ जाएगा कि अरे यार यहाँ तो मैं लिंक ही नहीं कर पा रहा हूँ। शुरू के 2 मिनट आप दो, है ना, 2 मिनट आप दोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार 2 मिनट हो गए मुझे, मैं कहीं पे लिंक ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब ये डीआई मेरे रेंज से थोड़ा सा बाहर है, तो मुझे डिसेंट लेवल नॉर्मल लेवल पे ऊपर जाना पड़ेगा जो बाकी के डीआई है। ध्यान रखिएगा सिमिलर लेवल नहीं होता है पूरे के पूरे पेपर का, पूरा का पूरा पेपर एक ही लेवल पे सेट कभी नहीं होता है। कोई बोल रहा है आपको गलत बोल रहा है वो, ठीक है। आपको 2 डीआईज एटलीस्ट यहां से निकालनी पड़ेंगी, तो एक डिसेंट लेवल वाले जो डीआईज हैं उन डीआईज को आप टारगेट कर सकते हो, है ना, जो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी सी कोडिंग है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसमें भी आप थोड़ा सा टारगेट ही कर सकते हो कि हाँ भाई देखो 4 ही टाइप आते हैं आपके पास में, या तो बार ग्राफ आएगा, या तो लाइन ग्राफ आएगा, है ना, या तो उसके साथ में पाई चार्ट आएगा, या तो उसके साथ में केसलेट आएगा, यही सब कुछ है एग्जामिनर के पास में। इन चारों पे एग्जामिनर खेल रहे हैं पिछले 5 साल से। अब इनकी कोडिंग आपने सीख ली है बहुत अच्छे से, है ना, मिक्स ग्राफ में भी ये दोनों में से कोई ना कोई मिलके आ जाएगा। तो अगर वो कोडिंग पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो उस टाइप को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए कि आपको बार ग्राफ बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, पाई चार्ट में फंस जाते हो, तो बार ग्राफ को देखो एक बार। बार ग्राफ अगर है क्वेश्चन पेपर में डीआई है, तो बार ग्राफ को सबसे पहले टारगेट करो। समय भी बचाना है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, मेंस एग्जामिनेशन है, आपको टेस्ट भी करेगा, आपको गिराएगा भी, हर एक तरीके से
वो अगर हमें गिराने की कोशिश कर रहा है तो हम भी तो अपना बेस्ट देंगे ना। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में हिट करने की कोशिश करनी है, दैट इज इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि 2 DIs तो आप एटलीस्ट यहाँ से निकाल के लेके चलो, DI के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। और DI के लिए ना कुछ क्लासेस की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें टाइप वाइज मैंने करवाए हैं, है ना, टाइप वाइज मैंने DIs की प्रैक्टिस करवा दी है। वो लेवल अगर आपने कर लिया, समझ लिया, तो मैं कह रहा हूँ उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। जैसे एक क्लास था जिसमें 8 हमने कंप्लीट कर लिए थे, कौन से, पाई चार्ट। फिर एक मैंने 8 आपको टेबल DIs करवाए थे, 10 हमने पाई चार्ट किए थे, 8 टेबल DI करवाए थे। नेक्स्ट हमारा सेशन आने वाला है बार ग्राफ के ऊपर, जिसमें मैराथन ही होगी वो वाली भी, तो उसमें भी आपको बहुत सारे पाई चार्ट्स, सॉरी यहाँ पे DIs मिल जाएंगे। तो लाइक DIs के ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैराथन क्लासेस मेरी DIs के अराउंड ज्यादा हो रही है यूट्यूब पे, क्योंकि ये हिस्सा ज्यादा रहेगा और इसी हिस्से की मदद से आपको 30+ जाना है। गॉट इट। ये ट्रैपिंग वाला हिस्सा रहेगा, ध्यान रखिएगा सुपर डिफिकल्ट DIs में फंस के अपना समय किल ना करें। जो रेंज से बाहर नजर आ रहा है स्किप करें उसको, वहां पर समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं देख रहा है आपको वहां पे कि आपने सुपर डिफिकल्ट वाला अटेम्प्ट किया या फिर डिसेंट वाला अटेम्प्ट किया। ठीक है, नंबर लेने से मतलब है, हमें क्या करना है, नंबर कलेक्ट करने हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इजी वाले के ऊपर जाना है। ठीक है, और जो अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर आप पहले जा सकते हो। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको निकालने हैं, यहाँ पे 2 सेट आपको निकालने हैं, 10 क्वेश्चन। और अगर DI थोड़ा हल्का वाला भी आ जाता है तो 10 से 12 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से निकलने चाहिए। और उसके बाद में पूरा का पूरा गेम आपका काम बच जाता है, अरिथमेटिक का बच जाता है। और पूरा का पूरा गेम आपका अरिथमेटिक का बच जाता है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अरिथमेटिक में क्या होगा, अरिथमेटिक में सर वेरिएबल आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ये पहले से अपने दिमाग में लेके चलो, ये माइंडसेट लेके चलना कि विदाउट वेरिएबल क्वेश्चंस मिलना थोड़े से मुश्किल होंगे, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, मेंस एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, और आपको तो नंबर ही चाहिए, तो आप ना दूसरा हिस्सा होता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, ये वाले हिस्से से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ में ना डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चंस आते हैं। डेटा सफिशिएंसी 2 टाइप का आता है, देखो, एक आएगा 2 स्टेटमेंट वाला और एक आएगा 3 स्टेटमेंट वाला। तो 2 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनको आप हिट करो पहले, 3 स्टेटमेंट वाले बाद में करना। और 3 स्टेटमेंट वाले जो है वो ऑप्शंस की मदद लेके करना हमेशा और हमेशा। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप। और क्वांटिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, इनको कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना, ये रहते क्या है, या तो नंबर सीरीज है ना, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और या फिर अरिथमेटिक से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे ना, ये जो आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इन अरिथमेटिक के क्वेश्चन से थोड़े से हल्के होते हैं। यहाँ वाले Q1 Q2 वाला जो अरिथमेटिक होता है, वो नॉर्मल जो अरिथमेटिक आता है उससे थोड़ा सा हल्का आता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन एग्जामिनर को सॉल्व करवाने हैं, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा के वो आपको नंबर देना चाहता है, तो यहाँ से थोड़ा सा इजी रहेगा। और विदाउट वेरिएबल इसमें मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, कि विदाउट वेरिएबल वाला जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में आपका रख दिया जाता है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि सबसे पहले तो आपने वन लाइनर्स को हिट कर लिया, फिर आपने DIs, एटलीस्ट 2 DIs आपको निकालनी है, ज्यादा समय आपको खराब नहीं करना है। अगर नहीं बन रहा है रुकिएगा मत वहां पे। अरिथमेटिक करने से पहले ये हिस्सा आप अटेम्प्ट कर सकते हो, Q1 Q2 वाला आएगा एग्जामिनेशन में, पिछले 4-5 सालों से हमेशा आ रहा है। डेटा सफिशिएंसी वाला हिस्सा भी आ रहा है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। 2 स्टेटमेंट वाला है तो ओनली 1 ओनली 2 मिला के, और 3 स्टेटमेंट वाला है तो ऑप्शन के साथ में। यहां पर अगर आपको नंबर सीरीज मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तब तो मजे हो गए हमारे, तब तो मजे है सर, यहां से हम तो इजीली निकाल लेंगे। अरिथमेटिक भी अगर आता है तो इस अरिथमेटिक से पहले ये वाला अरिथमेटिक अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो ये ज्यादा बेटर है स्कोर करना बजाय उसके। समझ गए ना, थोड़ा सा टारगेट करना पड़ेगा आपको, कमजोर हिस्से पे वार करना पड़ेगा भाई। अपनी ताकत देखो और सामने वाले की कमजोरी देखो। ये चीजें हो गई आपकी। अगर यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आपने मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन से निकाल लिए, यहाँ पे भी आपके अगर 3-4 क्वेश्चन से आ रहे हो, यहाँ से आपने 1-2 क्वेश्चन भी निकाल लिए ना, तो टोटल एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। लगभग 6 से 8 सवाल आपने वन लाइनर से निकाले, लगभग 10 से 12 सवाल आपने DI से निकाले, और लगभग 3-4 सवाल आपने यहाँ से निकाल लिए। तो तकरीबन तकरीबन आप पता है कितने तक पहुंच गए, एटलीस्ट 20 से लेकर के 25 की रेंज में आप आ चुके हो। और अभी अरिथमेटिक को आपने टच भी नहीं किया, अरिथमेटिक को आपने टच भी नहीं किया। तो अरिथमेटिक पे अब जब आप आने वाले हो ना, तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस। और आपकी जो रेंज है ना, आपकी जो रेंज जो आप हिट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके 20 से 25 तो पहले हो चुके हैं सवाल। आपको यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन से निकालने हैं, बस 5 से 6 क्वेश्चन निकालने हैं, यानी कि 12 सवाल है मेरे पास में। अब इन 12 सवालों में या 10 सवालों में सारे तो मुझे नहीं करने ना, सारे तो मुझे नहीं करने ना, नहीं करने। तो अब थोड़ा सा आपकी टेस्ट होगा क्वेश्चंस को स्किप करने की आपकी एबिलिटी, और कैसे क्वेश्चंस को आप पिक कर रहे हो वो वाली एबिलिटी। गलत क्वेश्चन को पिक किया तो समय किल होगा, ऑब्वियसली सवाल भी नहीं होगा और समय भी आपका खराब हो जाएगा। अब इन 12 क्वेश्चंस में ना
क्या क्या हिट करना है आपको, ध्यान से सुनो। आपके पास में अरिथमेटिक का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अरिथमेटिक आपको फंसा रहा है यहाँ पे, तो आप कुछ हिस्से ही टारगेट करो। जैसे टाइम एंड वर्क आपका स्ट्रांग है, पता है, सबको पता है अपना अपना हिस्सा कौन कौन सा है, तो वहां से क्वेश्चन आता है तो उसको हिट करो पहले। दूसरा कोई टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका अच्छा है, उसको ट्राई करो। दूसरा कोई टॉपिक है, मान लीजिए एजेंट से क्वेश्चन है, उसको आप हिट करने की कोशिश करो। पार्टनरशिप से सवाल आ गया, वो करने की कोशिश करो। और कई बार पता है क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं कि विदाउट वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी आपको दिखा देते हैं। भाई 10 से 12 सवाल है ना, तो ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस ना विदाउट वेरिएबल के थे, 2 क्वेश्चंस विदाउट वेरिएबल के थे लेकिन कहीं छुपे हुए थे। तो आप जो क्वेश्चंस पिक करने जाओगे ना, क्वेश्चंस पिक करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो आपको बीच में कहीं पे हो सकता है कि मिल जाए वो 2 सवाल। ये 2 सवाल छोड़ना मत, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि 12 सवाल होते हैं, उसमें से 10 वेरिएबल वाले होते हैं, 2 विदाउट वेरिएबल वाले होते हैं। तो अरिथमेटिक में आपकी क्वेश्चंस पिक करने की और स्किप करने की जो एबिलिटी है ना, वो ज्यादा टेस्ट होगी बजाय इसके कि आपको अरिथमेटिक आ रहा कितना है। क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर नहीं करना होता है ना, पूरा पेपर नहीं करना होता है, पूरा पेपर नहीं करते, कभी भी नहीं करते आपके मेंस एग्जामिनेशन में। आप मेंस में बैठे हो, आपका टेस्ट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इस चीज का कि आपकी क्वेश्चन पिकिंग एबिलिटी कैसी है। अच्छे लेवल के अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो अच्छे लेवल के सवाल अगर उस टॉपिक से आते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, दैट इज इट। पूरा पेपर कभी सॉल्व नहीं करते, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना भी नहीं होता है। आपके पास में और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, आपके पास में रीजनिंग भी है, और आपके पास में जीए सेक्शन भी है। इन सेक्शंस में भी आपको परफॉर्म करना है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही सब्जेक्ट में 50 में से 50 लिया है और इनमें स्कोर ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा हो गया, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी, ये वाली जो अप्रोच है, उसको थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से फॉलो कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस सेशन में हमने क्या क्या कुछ किया, क्या करना है आपको, और क्या आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस यही करनी है कि एटलीस्ट हमारे पास में अगर मान लीजिए कि 10 वन लाइनर्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे नहीं कर रहा हूँ कि आपको सारे ही करने हैं, एटलीस्ट 6 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकालने हैं जो कि बनेंगे आपके। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि नंबर सीरीज नहीं बन रहा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता हमें, तो कई बार ऐसे सवाल फंस जाते हैं। लेकिन सारे सवाल नहीं फंसेंगे, क्योंकि कई बार एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन में ना, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्स और वाई के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जो आपके आईबीपीएस पीओ में इनमें प्री में आते हैं ना, वैसे सवाल डायरेक्टली भी आ जाते हैं। थोड़ी बहुत इक्वेशन जो है वो इधर उधर होती है, लेफ्ट राइट आपको रखना पड़ता है और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने हो जाते हैं। तो कई बार वैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई बार थोड़ा सा रूट्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स वाला यूज करने वाला है ना। तो मान लीजिए कि वहां से थोड़ा बहुत फंस गया तो भी आपके एटलीस्ट 6 से 8 सवाल निकलने चाहिए। गॉट इट? ये रखना है सबसे पहले आपको। फिर आपको डीआईज के ऊपर जाना है और डीआईज में थोड़ा सा चूजी होना है। जैसा मैंने आपको बताया, डीआई में थोड़ा सा चूजी होना है। डीआई में जो डिसेंट लेवल के हैं या जो आपकी रेंज में है, उन डीआईज को आप हिट करोगे, बाकी को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, छोड़ दोगे चलेगा। क्वेश्चंस को पिक करो, सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। यहां से तकरीबन 10 से 12 सवाल यहां से निकालो। गॉट इट? उसके बाद में आपको पूरा का पूरा हिट करना है, या तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को, और उसके साथ में डेटा सफिशिएंसी को। मिलेगा आपको, मेंस का पेपर है। मान लीजिए 3-4 सवाल यहाँ से आते हैं और 3-4 सवाल आपके यहाँ से आ जाते हैं, 6 से 8 सवाल इन दोनों के टॉपिक से भी मिलते हैं। तो यहाँ से 2-2 सवाल ही निकाल लोगे ना तो भी बहुत है। 2-2 सवाल भी अगर आपने निकाल लिए तो भी बहुत है, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। मान लो 2 आपकी रेंज से बाहर जा रहे हैं, बहुत तगड़े हैं, या फिर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा है, समय किल कर सकते हैं, तो स्मार्टली जो ईजी 2 है ना उनको निकाल लो जो आपकी रेंज में है। और होंगे इसमें चारों के चारों सेम लेवल के नहीं होते, थोड़े हल्के भी आपको मिलेंगे। ये टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा भाई। लगभग 6 सवाल के आसपास यहाँ पे, लगभग 10 सवाल के आसपास यहाँ पे, लगभग 4 सवाल यहाँ पे, तो ये तकरीबन आपके 20 से 22 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में आपके जो जो अरिथमेटिक है वहां से 5 से 6 सवाल निकालोगे तो आप तकरीबन 28-30 तक आप आराम से जा सकते हो। लेकिन अब आ जाती है मेन मुद्दे की बात, क्या हर एक बच्चे के लिए 28 से 30 करना पॉसिबल है? क्या हर एक शिफ्ट में 28 से 30 करने पॉसिबल है क्या? दोनों के जवाब है नहीं। हर एक बच्चे के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ना अलग अलग एरिया होता है, उनका स्ट्रॉन्ग एरिया। जैसे किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी का जी अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का क्वांट सेक्शन अच्छा है। क्या हर एक शिफ्ट में 28 से 30 करना पॉसिबल है? ये भी नहीं। हर एक शिफ्ट में भी 28 से 30 करना पॉसिबल आपका नहीं होगा, क्योंकि कई बार ना डिफिकल्ट शिफ्ट्स भी आती है। कई बार रेंज जो है ना वो ये रह जाती है 15 से 18, कई बार इस रेंज में भी देखा गया है। लेकिन सिलेक्शन तो इस रेंज में भी होता है, सिलेक्शन तो इस रेंज में भी होता है, बिल्कुल होगा, इस रेंज में भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि एग्जामिनर ने सेट ही ऐसा पेपर करके दिया आपको डिफिकल्ट कि बच्चे कर ही नहीं पा रहे इससे ज्यादा। उन्होंने बाकी 3 हिस्से दिए थे स्कोर करने के लिए, वहां पे आपको स्कोर करना चाहिए था।
तो कई बार ऐसा भी आ जाता है पेपर में, तो आपको हर एक तरीके से रेडी रहना पड़ेगा, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपको गिराने की कोशिश करेगा। क्वांट सेक्शन में 30+ जाने के लिए अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, बट अगर नहीं भी हो पा रहे हैं, 15 से 18 हो पा रहे हैं, ऑल गुड। एग्जामिनर ने इसको मुश्किल बनाया था, बाकी तीनों में अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन हमारा निकलने की पूरे चांसेस है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने अभी अभी आपके साथ में डिस्कस करी है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। इन सारी की सारी चीजों को मॉक टेस्ट में तो करो प्रैक्टिस, और जितने भी क्लासेस में दे रहा हूँ वाईटी पे, यूट्यूब पे, वो सारी की सारी क्लासेस को करो कंप्लीट। फिर देखते हैं कैसे स्कोर नहीं होता आपका। तो बस इतना कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नए चीजों में हाथ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय आपके पास में उतना बचा नहीं है। मेंस है, प्रैक्टिस ज्यादा डिमांड करता है, समय ज्यादा आपका लेगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो अगले 15 दिन में आपको रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा। बाकी शेयर कीजिएगा मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं एग्जामिनेशन को लेकर, तैयारी को लेकर, सब कुछ आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मदद कर दीजिएगा। आपके साथ काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो इस सेशन में आएंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। गॉट इट। और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए। अभी हम वाईटी क्लासेस में मिलने वाले हैं, हमारी मैराथन क्लासेस होने वाली है अभी बहुत सारी, ठीक है। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू।